हेलो फ्रेंड्स, इनफोकस सिविल एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं आनंद ज्योग्राफी की अपनी चल रही सीरीज का अगला वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। आज मैंने अपने बोर्ड पे लिखा है सॉइल्स ऑफ भारत। समझ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इंडिया और भारत शब्दों को लेकर देश में बड़ी चर्चा है। अब चूंकि स्वीकारोक्ति हो चुकी है, कोई नया शब्द नहीं है, पुराना शब्द है और उसे हमने स्थापित किया है, यही सबसे अच्छी बात है। तो आज हम सॉइल्स ऑफ इंडिया के बजाय क्या पढ़ेंगे? सॉइल्स ऑफ भारत। ठीक है। सॉइल्स ऑफ भारत टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ मूलभूत चीजें जरूर मालूम होनी चाहिए। और वो मूलभूत चीज मैं एक शब्द ही यहां पर लिख दे रहा हूं कि सॉइल, मिट्टी। जरा अपने मन में एक सवाल दोहराइए कि मिट्टी क्या है? व्हाट इज सॉइल? अगर पढ़ा होगा तो तुरंत पढ़ी गई बातें दिमाग में आ रही होंगी, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें 10 सेकंड का पॉज दे रहा हूं और जरा सोचो मन में, मिट्टी क्या है? क्या आ रहा है दिमाग में? मिट्टी हमारे देश की है, मिट्टी हमारी माँ है। ये सब बकवास है। टेक्निकली केमिकली बताओ मिट्टी क्या है। अगर टेक्निकली या हमें केमिकली बताना पड़े मिट्टी क्या है, तो मिट्टी कई चीजों का सम्मिश्रण है। ठीक है। और उस सम्मिश्रण में हम क्या देखते हैं? अभिभावक चट्टान। क्या होता है एक मिट्टी में? क्या क्या होता है? अभिभावक चट्टान। अब देखिए, वैसे तो इसको इंग्लिश में पेरेंट मटेरियल कहते हैं या पेरेंट रॉक कहते हैं। अगर चट्टान लिखा है तो भी पेरेंट रॉक ही लिख लेते हैं। ठीक है। पेरेंट रॉक साउंड कूल, बट उसको अभी हिंदी में अभिभावक चट्टान ट्रांसलेशन करना पड़ रहा है, तो वो देखने वाली बात है। ठीक है। और इसको अगर हम अभिभावक ना चट्टान कह के, इसको हम एक शब्द और प्रयोग कर सकते हैं कि मूल चट्टान। ठीक है, क्लियर? दूसरा, इस मिट्टी में क्या देखा जाएगा? इस मिट्टी में पाया जाएगा ह्यूमस। क्या होता है अभी चर्चा कर लेते हैं। तीसरा, इस मिट्टी में देखे जाएंगे बहुत सारे खनिज। कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कौन से मेजर और कौन से माइक्रो मिनरल्स पाए जाते हैं, उसकी हम चर्चा देख लेंगे। इसके बाद मिट्टी में देखी जाएगी सिल्ट। क्या? सिल्ट। सिल्ट मतलब चिकनी गाद। और इसके बाद क्ले, जिसे आप मृत्तिका बोल देते हैं। ठीक है। तो किसी मिट्टी की संरचना में हम इन तत्वों को जब पाते हैं, तब जाके एक मिट्टी जो है मुकम्मल यानी कंप्लीट होती है। यानी मिट्टी वो रासायनिक संरचना है जिसमें एक अभिभावक चट्टान होती है, कई प्रकार के खनिज होते हैं, ह्यूमस होता है, सिल्ट होती है और क्ले होती है। ठीक है। और मिट्टी बनी कैसे? जैसे कैसे अगर बोलूं कि मिट्टी कैसे बनी, तो आप ये समझिए कि पृथ्वी की जो सबसे टॉप सरफेस है, क्रस्ट है, चट्टानी है। और जब मिट्टी की जो सबसे टॉप सरफेस है, जिसे आप क्रस्ट बोलते हैं, उस टॉप सरफेस में जब इरोडेशन हुआ, जब उसमें क्षरण हुआ, जब उसमें अपरदन हुआ, तो वो टॉप सरफेस की चट्टान जो है, चट्टान की जो टॉप सरफेस है, उसका जो पाउडरी क्ले तैयार हुआ, वो मिट्टी का पेरेंट मटेरियल बना। अब उस पेरेंट मटेरियल में जब बहुत सारे खनिजों का सम्मिश्रण देखेंगे, सिल्ट और मृत्तिका का सम्मिश्रण देखेंगे और ह्यूमस का सम्मिश्रण देखेंगे, तो उससे तैयार एक कंप्लीट पाउडरी जो आपके कंटेंट है, कंपाउंड है, वो आपके किसके रूप में जाना जाएगा? मिट्टी के रूप में जाना जाएगा। एक एक चीज देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम देखें कि ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस आपके अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, डिकम्पोज्ड कार्बनिक मटेरियल होते हैं, या ये कह सकता हूं कि ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब इस कार्बनिक पदार्थों में क्या क्या देखा जाएगा? बेसिकली सड़ी हुई वनस्पति एंड अवसाद। ठीक है। तो मिट्टी में आपके ह्यूमस होना चाहिए। खनिज अगर हम देखें तो मिट्टी में लगभग 18 प्रकार के मिनरल्स की चर्चा की जाती है कि मिट्टी में 18 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। बट इस 18 प्रकार के मिनरल्स में आपको कुछ मिनरल्स हैं जो कि किसी भी शर्त में नहीं भूलने हैं, और वो मिनरल्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम।
नाइट्रोजन पेड़ों की जड़ों के लिए बेहतर होता है। पोटेशियम आपके मिट्टी पेड़ के तने के लिए, शाखाओं के लिए, और ये फल एवं फूल या पत्तियों के लिए। यानी अगर आप देखोगे तो एनपीके जो है मिट्टी के जड़ से लेकर शीर्ष तक के बीच में जो जिन खनिज पदार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो आपको दिखाई पड़ रही है एनपीके के रूप में। ठीक है, इसके बाद सिल्ट क्या होती है? सिल्ट में आप देखेंगे कि एक चिकनी गाद होती है कि नहीं? कैसी? नमी से भरी गाद होती है ये। ठीक, उसे हम बोल देते हैं सिल्ट। ठीक है, और मृत्तिका क्या होती है? बहुत ही महीन कण। ठीक है, ये मिट्टी के सबसे महीन कण होते हैं। अगर आपसे कभी सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा आकार किसका होता है, तो क्ले का होता है। मिट्टी में सबसे छोटे आकार के कण, सबसे छोटे आकार के जो कण होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो आप देखेंगे किसमें? क्ले में। ठीक है, तो आप पहले बात तो ये समझ लो कि मिट्टी में आपके इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, और किसी मिट्टी की उर्वरता के लिए जो फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं वो फैक्टर्स होते हैं आपके, देख लीजिए, ह्यूमस, वो होता है एनपीके यानी मिनरल्स। ठीक है, और जिस मिट्टी में क्ले की मात्रा और सिल्ट की मात्रा कैसी है ये उस मिट्टी की उत्पादकता को निर्धारित करती है। एक चीज और है जिससे मिट्टी की हम महत्ता समझ लेते हैं, वो बात आप देख लीजिए कि मिट्टी में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जल ग्रहण क्षमता। क्या? मिट्टी में अच्छी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? जल ग्रहण क्षमता। समझिएगा इस चीज को। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या बोला जाता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जल ग्रहण क्षमता यानी जल को रोकने की क्षमता। कैसे? दो बाल्टियां लो, एक में आप रख दो नॉर्मली क्या? मिट्टी, और दूसरे में रख दो बालू, और दोनों में एक एक लोटा या एक एक मग पानी डाल दो। थोड़ी देर बाद क्या देखोगे? जो बालू वाली बाल्टी है उसमें पानी पूरा नीचे बैठ चुका होगा, जबकि जो मिट्टी वाली बाल्टी उसमें आप क्या देखोगे? पानी धीरे 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 नीचे जा रहा होगा। यानी उसमें, उस मिट्टी में पानी को रोके रखने की क्षमता बालू की तुलना में अधिक है। और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? किसान खेत की सिंचाई इसलिए करता है ताकि मिट्टी को अधिक से अधिक समय तक के लिए पानी मिल सके, और वो पानी अगर मिट्टी में तेजी से नीचे सरक के चला जाएगा तो किसान को क्या करना पड़ेगा? सिंचाई के लिए बारंबार पानी डालना पड़ेगा। और यदि मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता अच्छी है, अधिक है, बढ़िया है, तो किसान को कम पानी डालना पड़ेगा और सिंचाई के लिए पर्याप्त नमी जितनी चाहिए होती है वो सॉइल को मिल जाएगी। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि मिट्टी में लगभग लगभग इतने मूल जो है आपके तत्व देखे जा रहे हैं, और मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता का सिंपल सा मतलब है मिट्टी द्वारा पानी को रोक के रखने की क्षमता। मिट्टी द्वारा पानी को जो है, जो रोके रखने की क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है? उस मिट्टी की आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल ग्रहण क्षमता। तो देखिए, मिट्टी में आपको इतनी बेसिक बातें तो जो है आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण, चलिए, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यानी आईसीएआर के हिसाब से भारत में कितनी मिट्टियां बनाई गई हैं उनको जरा जल्दी से हम देख लेते हैं। उनके हिसाब से भारत में जितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं मैं लिख दे रहा हूं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, आप इसको रेगुर भी बोल देते हैं, लाल मृदा यानी लाल मिट्टी,
चौथी महत्वपूर्ण हो जाती है लेटराइट मृदा। कौन सी? लेटराइट मृदा। पांचवी हो जाती है आपके मरुस्थलीय मृदा। छठी हो जाती है आपके पर्वतीय ऑब्लिक वनीय मृदा। ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखेंगे? अम्लीय या क्षारीय मृदा। और अगर देखेंगे तो पीट या दलदली मृदा आप देखेंगे। ठीक है। तो भारत में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्चेस के आधार पर क्या किया गया है? कुल 8 प्रकार की मिट्टियों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक मैप तैयार करेंगे और इस मैप पे उन 8 प्रकार की मिट्टियों की चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से एक सुंदर सा मैप तैयार करते हैं। और उसमें हम क्या देखेंगे? भारत की इन 8 प्रकार की मिट्टियों को हम मैप के सहारे समझेंगे। चल देखिए, यहां पर अब हम एक एक मृदा का निर्माण करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले बारी है किसकी? सबसे पहले बारी है आपके जलोढ़ मृदा की। किसकी है? जलोढ़ मृदा की। तो देखिए, भारत में जो मैदानी क्षेत्र है, ये देखिए, भारत में जितना भी आपको मैदानी क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पूरा क्षेत्र, ठीक है, इस प्रकार से आपको जितना भी मैदानी क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, यहां पे आपको कौन सी मृदा दिखाई पड़ेगी? ये पूरा का पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है, ये आपको जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल दिखाई पड़ेगा। कौन सा है? जलोढ़ मृदा का। मैं इस पे नाम भी लिख दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत रहिएगा। ये देखिए, ये भारत का जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, जलोढ़ मृदा का। मुझे अगर आपको बताना पड़े तो भारत का लगभग आधा जो मृदा वर्गीकरण है, यानी लगभग 48% या कहीं कहीं कुछ किताबों में 45% के आसपास के क्षेत्र के बीच बात कही जाती है। तो भारत में 45% के क्षेत्रफल के आसपास का जो क्षेत्र देखा जाता है, वो आपके किस मृदा में आ जाता है? वो इसी जलोढ़ मृदा में आ जाता है, जिसका एक भाग आप देखेंगे भारत के पूरे उत्तर के मैदान में, और इसका दूसरा विस्तार आप देखेंगे भारत के तटीय क्षेत्र में। ये देखिए, तो भारत के तटीय क्षेत्र में भी आपको जलोढ़ मृदा का अच्छा खासा हिस्सा देखने को मिलता है। ये देखिए, और इस तरह से भारत में सबसे जो है विशाल क्षेत्र आप देखेंगे तो किस मृदा का देखेंगे? वो देखेंगे आप जलोढ़ मृदा का। ये देखिए, ठीक है। तो यहां पर जलोढ़ मृदा का कलर कौन सा हो गया? ग्रीन कलर। ठीक है। इसके बाद भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मृदा बन जाती है, मैं आपको बता दूं, वो बन जाती है काली मृदा। कौन सी है? काली मृदा। तो देखिए, काली मृदा का जो क्षेत्र है उसको हम जल्दी से बना लेते हैं। काली मृदा का जब क्षेत्र आपको मार्क करना होगा तो देखिए, ये सारे के सारे क्षेत्र आपको काली मृदा के क्षेत्र में दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, ये पूरा का जो पूरा वो क्षेत्र है आपको ये किसमें संलग्न दिखाई पड़ेगा? काली मृदा में। इस प्रकार से ये, ठीक। ये आपके दक्कन के पठार से भारत के कई क्षेत्रों में जो है आपका मालवा का पठार, और ये कह सकता हूं कि पूरा महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक के पठार का एक विशाल भाग, ये सब के सब आपके किसमें दिखाई पड़ेगा? ये दिखाई पड़ेगा काली मृदा में। ठीक है। चलिए, ये भारत में लगभग लगभग पाई जाती है 15% क्षेत्रफल पे, और ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। ठीक है। तो ये आपके काली मृदा का क्षेत्र हो जाता है। लिख लेते हैं इसमें। ये देखिए, ये आपकी कौन सी मृदा हो गई? काली मृदा। और ये कौन सी मृदा हो गई? जलोढ़ या दोमट मृदा।
ठीक है। इसके बाद तीसरी मिट्टी कौन सी है? लाल मृदा। देख लेते हैं लाल मृदा। और जब हम लाल मृदा की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे कि लाल मृदा जो है भारत में दूसरे सबसे बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। ये लाल मृदा का क्षेत्र है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा विस्तृत क्षेत्र किस मिट्टी का है? तो वो आपको देखेंगे कि वो लाल मृदा का क्षेत्र है। देखिए, और लाल मृदा की खास बात यह है कि ये भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में बेसिकली जो है आपको पूर्वी क्षेत्र में अधिक दिखाई पड़ेगी। पश्चिमी क्षेत्र में जो है आपको काली मृदा या लेटेराइट मृदा का जो क्षेत्र है वो अधिक विस्तृत दिखाई पड़ता है। ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड मैप से देखेंगे तो हो सकता है मैच ना करे, बट अब मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं इस तरह से मैप बना के कि आपको मोटी मोटी मृदाओं का जो क्लस्टरिंग है भारत में, कहां पर कैसी मृदा का क्लस्टरिंग है वो आपको पता चल सके। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? चलिए मृदाओं के अगर मैं नाम लिख दूं आपको तो ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको कौन सी मृदा दिखाई पड़ी थी? ये देखिए, ये आपको काली, यहां पर आपको जो काली या रेगुलर मृदा दिखाई पड़ेगी। जबकि ये जो है आपको कौन सी मृदा दिखाई पड़ रही है? लाल मृदा। ठीक है, और ये आपको कौन सी दिखाई पड़ रही है? जलोढ़ या दोमट मृदा। ठीक है, इसके बाद भी भारत में कई और मृदाएं हैं। जैसे अब मैं इसके अगर पेंट के हिसाब से मार्क कर दूं तो जैसे ये आपको लाल मृदा यहाँ पर लाल सिंबल से दिखाई पड़ेगी, और जो है काली मृदा हालांकि है काली बट वो व्हाइट सिंबल से दिखाई पड़ेगी। इसके बाद अगर लेटराइट मृदा की बात कर लूं मैं तो लेटराइट मृदा जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी पिंक कलर से। देखिए लेटराइट मृदा है। और चलिए जल्दी से लेटराइट मृदा का क्षेत्र देख लेते हैं। ये तो जो भारत का आपको पश्चिमी घाट का पूरा क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और पश्चिमी घाट के अलावा ये जो नीलगिरी का क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपको कैसे दिखाई पड़ेगा? ये आपको दिखाई पड़ेगा पूरा का पूरा लेटराइट मृदा का। कैसी? लेटराइट मृदा का क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि शायद ये कलर जो है आपको लेटराइट मृदा को लाल मृदा से शायद अलग कर पा रहा हो। ठीक है, और अलग नहीं कर पाएगा तो मैं चलो इनके बीच में एक बाउंड्री खींच दूंगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक बाउंड्री खींच देता हूँ ताकि आपको लाल मृदा और बाकी मृदाओं का जो है एक क्लस्टरिंग दिखाई पड़े। देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये पूरी की पूरी एक बाउंड्री है जो कि लेटराइट मृदा को शो कर रही है। और लेटराइट मृदा का क्षेत्र आप यहीं देखेंगे। लेटराइट मृदा आपको जो है यहां पर भी दिखाई पड़ेगी। ध्यान से देखिए, लेटराइट मृदा का क्षेत्र आपको थोड़ा बहुत छोटा नागपुर का क्षेत्र भी दिखाई पड़ेगा। ये ठीक है, लेटराइट मृदा का क्षेत्र आपको यहाँ नीलगिरी के आसपास भी दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको लेटराइट मृदा काफी दिखाई पड़ती है। हो सकता है कि कलर सिलेक्शन मेरा ऐसा हो कि ये लेटराइट मृदा आपको लाल के बीच में दिखाई ना पड़ रही हो। मैं काम करता हूँ कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, ताकि आप ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाए, अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे। चलिए ये देखिए, अब बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो गई है कि लेटराइट क्षेत्र कहां पर है। और अब मैं कहीं और भी दिखाऊंगा तो आपको लेटराइट क्षेत्र समझ में आ जाएगा। ये जो नीले कलर का क्षेत्र मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ये भारत में पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। और भारत में पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में जो पूरी की पूरी मृदा आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी दिखाई दे रही है? ये आपको लेटराइट मृदा दिखाई दे रही है। इसका कुछ विस्तार जो है आपको कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों में दिखाई पड़ता है। कुछ विस्तार इसका आपको जो है उड़ीसा के क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। कुछ विस्तार इसका आपको छोटा नागपुर के क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बिहार के भी क्षेत्र में कुछ लेटराइट मृदा दिखाई पड़ती है। और इसका एक मेजर विस्तार आपको दिखाई पड़ेगा कहां पर? इसका मेजर विस्तार जो है आपको दिखाई पड़ेगा यहां, इस जगह पर, जहां आप मेघालय शिलोंग का पठार पढ़कर आए। ठीक है, तो ये आपके लेटराइट मृदा का क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मुझे बताना पड़े कि कौन सी, इसके बाद मुझे बताना पड़ेगा तो आपको मरुस्थली मृदा मैं मार्क करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखिए, तो जहां मरुस्थल होगा वहीं मरुस्थली मृदा होगी। तो ये जो भारत का क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है अरावली के पश्चिम का, है कि नहीं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपके ये मरुस्थली मृदा का हो जाएगा। कैसी मृदा का? मरुस्थली मृदा।
ठीक है। इसके अलावा आपको लाल मिट्टी का क्षेत्र बहुत विशाल क्षेत्र है, तो लाल मिट्टी का क्षेत्र आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट के पूरे पूरे क्षेत्र में। ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको लाल मृदा से ही बनता दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये देखिए। अब इसके बाद अगर मुझे बनाना पड़े तो मैं पर्वतीय वनी मृदा की बात कर रहा हूं, और पर्वतीय वनी मृदा को मैं किस कलर से रखूं? पर्वतीय वनी मृदा को मैं रख सकता हूं इस अलग कलर से, और वो कलर हुआ ये। ठीक है, चलिए। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है मृदा, वही कौन सी मृदा कहलाएगी? पर्वतीय या वनी मृदा। बात समझ में आ रही है आपको? जो पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाएगी वही क्या कहलाएगी? पर्वतीय या वनी मृदा। चलिए देखिए, तो भारत में जम्मू कश्मीर में आपके मालूम है, देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, यहाँ से पूरी की पूरी जो मृदाएं पाई जाती हैं वो कैसी मृदाएं पाई जाती हैं? पर्वतीय मृदा। ये आपको सिर्फ लाइफ में एक ही बार इस तरह से पढ़ना होगा, और फिर कभी भी आपको मृदाओं के संदर्भ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए एक बार अगर आपको चित्रकारी करनी पड़ रही है तो कर लीजिए मेरे साथ में, फिर आपको दोबारा जो है कभी इस प्रकार की ना चित्रकारी करनी पड़ेगी, और ना ही कभी ये समझने के संदर्भ में आपसे कमी होगी कि किस स्थान पर भारत के किस प्रकार की मृदा की क्लस्टरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए ये देखिए, क्लियर हो गई? तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आपको भारत के लगभग लगभग सभी मृदाओं का क्लस्टरिंग देखने को मिल गया, और सारी की सारी महत्वपूर्ण मृदाएं जो है आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक, और यहां पर हमने क्या देखा कि पर्वतीय और वनी मृदा भी जो है हमें देखने को मिल गई। अब जैसे अम्लीय और क्षारीय मृदा और पीट या दलदली मृदा है, इनका अपना कुछ ऐसा कुछ विस्तृत क्षेत्र नहीं है, बट अगर आपको मुझे बताना पड़े तो मैं आपको बता दूं कि भैया ये कोई मूल मिट्टियां नहीं है। जैसे ये जो आपके क्या बोलते हैं, जैसे आपके काली मिट्टी है, ये मूल मृदा है कोई, हाँ ये की ओरिजिनल सॉइल है ये। ठीक है, काली मृदा जैसे हो गई, ये ओरिजिनल सॉइल है कि हाँ इसका अपना एक सॉइल टाइप है। ठीक है, दोमट मृदा हो गई, इसका भी अपना एक ओरिजिनल सॉइल टाइप है। बट मिट्टियों में जब कोई बीमारी आ जाती है, जब मिट्टियों में कोई बीमारी आ जाती है, तो उससे आपके किसी मिट्टी का जो नेचर होता है वो अम्लीय, क्षारीय, पीट या दलदली हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, ये देखिए, पूरा का पूरा एक मोटा सा नक्शा हमारे पास आ गया है और एक मृदा का। ये देखिए, चलिए स्पष्ट होगा, चीजें क्लियर होंगी बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर मैं अलग अलग मिट्टी का जो है लगभग लगभग पहचान मिल गया। जो अगर आप मैप पे थोड़ा सा समझ ना पा रहे तो भी मैं आपको बता दूं। जैसे ये मृदा कौन सी थी? ये थी लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा? लेटेराइट मृदा। तो यहाँ पर लेटेराइट को मैं एल लिख दे रहा हूं, जिससे मैप पर आपको क्लियर रहे कि एल का मतलब क्या है। एल का मतलब हो गया लेटेराइट। ठीक है, यहां पर पर्वतीय या फॉरेस्ट सॉइल है, तो यहां पर मैं पर्वतीय फॉरेस्ट सॉइल को एफ लिख दे रहा हूं। ये माउंटेनियस या फॉरेस्ट सॉइल हो गई। ठीक है, बाकी सारी चीजें मुझे लगता है कि सारी सारी चीजें आपके स्पष्ट हैं, और पूरा का पूरा ये आपको पूरा का पूरा मैप जो है बड़ा सुंदर से चित्रकारी के रूप में आपको ये पूरा का पूरा मैप दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले उठा लेते हैं अपनी सबसे पहली मृदा, और वो आ जाती है भारत के सबसे विशाल क्षेत्रफल में फैली जलोढ़ मृदा। भारत के सबसे विशाल क्षेत्रफल में फैली कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। मित्रों, अगर आप उत्तर भारत के मैदान में रहते हैं, अगर आप सबके सब उत्तर भारत के मैदान में रह रहे हैं, तो आप ही समझ लीजिए कि आप जिस मिट्टी में बैठे बात कर रहे हैं मुझसे, वो सारी की सारी मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मृदा। चलिए इस मैप को ध्यान से देखिए, मैं जलोढ़ मृदा का पहले आपको क्षेत्र बता देता हूं। जब आप जलोढ़ मृदा के क्षेत्र की बात करते हैं, तो भारत में जलोढ़ मृदा का क्षेत्र आपको कहां से कहां तक देखने को मिलेगा? जलोढ़ मृदा का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा उत्तर का मैदान। इसके अलावा भारत के कौन से पूर्वी तट का क्षेत्र,
ये पूरा का पूरा किस क्षेत्र में आ जाता है? जलोढ़ मृदा क्षेत्र में आ जाता है। तो भारत की सबसे पहली जो मिट्टी है जलोढ़ मृदा, उसकी प्रॉपर्टी लिखना शुरू कर सकते हैं। इसी को आपके जलोढ़ या दोमट या एलुवियल सॉइल कहा जाता है। इसके बारे में फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि भारत के सबसे विशाल क्षेत्रफल में फैली है ये। भारत के सबसे विशाल क्षेत्रफल लगभग 45% और विस्तृत मृदा है ये। ठीक है। दूसरी खास बात क्या है इस मृदा की? ये भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। भारत की ये सबसे उपजाऊ मृदा है। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा फर्टाइल यही मृदा मानी जाती है, जलोढ़ मृदा। ठीक है। तीसरी एक चीज, सिंध, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, सिंध, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा यह मृदा जो है उत्तर के मैदान में विस्तृत है। ठीक है। सिंध, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मैदान द्वारा यह मृदा क्या हुआ है कि आपके उत्तर के मैदान में लाई जाती है। चलिए मैं थोड़ा सा एलुवियल सॉइल के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं धीरे धीरे पॉइंट लिखता हूं। ठीक है। एलुवियल सॉइल के बारे में आप खास बात क्या देखेंगे कि भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है पूरे के पूरे उत्तर के मैदान में, और भारत के पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको मैप पर ये बताया कि पूरा उत्तर का मैदान और भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र। ठीक है। अब इसके बाद जो खास बात मैंने आपको बताई, खास बात यह है कि भारत की सबसे फर्टाइल है। एनपीके की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी जो है ये चूंकि हिमालयी नदियों के क्षेत्र से नीचे मैदानों की तरफ आई है। जब हिमालयी नदियां, उसमें सिंध हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र, ये जब तेजी से पहाड़ों से नीचे आती तो पहाड़ों को यार हिमालय जैसे मिट्टी से बने पहाड़ों को काटते हुए नीचे आती, तो बहुत सारा खनिज, मिनरल और बहुत सारी नई प्रोफाइल्स जो होती है, जैसे हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है तो एक नई संरचना माना जाएगा, तो नई प्रोफाइल वाली मिट्टी जो है नीचे लेकर आती है। इसीलिए आपके जलोढ़ मृदा को अपरिपक्व मृदा बोला जाता है, यानी इमैच्योर प्रोफाइल वाली सॉइल बोला जाता है। अब अगर इसमें एनपीके बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो एनपीके बैलेंस में अगर आप क्या देखेंगे कि एनपीके बैलेंस में जो एलुवियल सॉइल है उसमें हम क्या देखेंगे कि जो आपके नाइट्रोजन है उसकी मात्रा काफी कम देखने को मिलेगी, जबकि पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। अगर सिल्ट और क्ले की बात कर लें तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जो सिल्ट और क्ले है उसकी मात्रा काफी अच्छी होती है। इवन क्ले की मात्रा एलुवियल सॉइल में सर्वाधिक होती है, और जिस मिट्टी में क्ले की मात्रा सर्वाधिक होगी उस मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता क्या होगी, उतनी ही अच्छी, अधिक होगी। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि बकायदा आपके क्ले के मामले में भी अच्छी है ये, और पोटेशियम और फास्फोरस के मामले में भी ये अच्छी है। क्लियर है कि नहीं? अब ऐसे में हम क्या देखते हैं कि जलोढ़ मृदा जो है आपके भारत में चूंकि सबसे फर्टाइल क्षेत्र में पाई जाती है, तो आप ये भी देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा फूड प्रोड्यूस, खाद्य उत्पादन भी आपके इसी जलोढ़ मृदा क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं। क्या? कमजोर प्रोफाइल वाली अपरिपक्व मृदा है ये। ठीक है। परंतु क्या देखेंगे इसमें, क्ले की मात्रा अधिक है। ठीक है। और क्ले की मात्रा अधिक होने के कारण फिर आप क्या देखते हैं, बाकी एनपीके बैलेंस देख लेते हैं। एनपीके बैलेंस, तो नाइट्रोजन की आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें कमी देखने को मिलेगी, जबकि पोटेशियम इसमें आपको पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ेगा, और फास्फोरस, पोटेशियम दोनों ही आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ेंगे। और इस वजह से क्या होता है कि आप क्या देखेंगे
कि लगभग समस्त खाद्यान्न फसलें हैं इस मृदा में अच्छी अधिक उत्पादन करती हैं। ठीक है, लगभग समस्त खाद्यान्न फसलें जो हैं, ठीक है, वो आपको कहां दिखाई पड़ेंगी? इस मिट्टी में अच्छी उत्पादित होती हैं। इस मिट्टी में बेहतर उत्पादित होती। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि भारत में लगभग सबसे सर्वाधिक क्या होता है, 45% क्षेत्रफल इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिल रहा है। और आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि इस मिट्टी का जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पे भी विस्तार है, सर्वाधिक उपजाऊ भी है, क्ले की मात्रा भी इसमें ठीक ठाक पाई जाती है। नाइट्रोजन के मामले में हालांकि ये कमजोर होती है, बट अगर आप ये देखेंगे कि उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो ह्यूमस और पोटेशियम और फास्फोरस की ठीक ठाक मात्रा के कारण आप ये देखेंगे कि भारत की सबसे उपजाऊ मृदा भी आपके इसी जलोढ़ मृदा के रूप में आप देखने को पाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत में किसकी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मृदा, तो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मृदा आ जाती है, वो आ जाती है ब्लैक सॉइल। कौन सी? ब्लैक सॉइल यानी काली मृदा, इसे आप रेगुर मृदा भी बोलते हैं। तो चलिए काली मृदा का पहले आप क्षेत्र देख लीजिए। काली मृदा का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा जो है दक्कन का पठारी क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है। उसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और कुछ एक भाग आपके तेलंगाना का भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये हो गए आपके पठारी काली मृदा के क्षेत्र। अब काली मृदा के बारे में कौन कौन से सवाल आज तक बने हैं उन्हीं को हम अपने नोट्स में शामिल करते हुए काली मृदा की चर्चा करना शुरू करते हैं। तो लिख लेते हैं जल्दी से, काली या रेगुर मिट्टी। काली या रेगुर मिट्टी। देखिए भारत के पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र का निर्माण जो हुआ है वो आपके लावा डिपोजिशन से हुआ है, यानी लावा निक्षेप से हुआ। यानी भारत में उत्तर के मैदान का पूरा जो दक्षिण का भाग है वो पूरा का पूरा जो है आपके लावा के संग्रहण से या लावा के निक्षेपण से बना। ठीक है, और इस लावा में जो बेसाल्ट की मात्रा अधिक है, वो इस बेसाल्ट की मात्रा के अधिक आधिक्य होने के कारण क्या होता है, इस मिट्टी का कलर डार्क ग्रे या ऐश ग्रे जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इसी से बना ये जो आपके समस्त क्षेत्र है वही आपके काली मृदा या रेगुर मृदा के तौर पे पहचाना जाता है। ठीक है, काली मृदा के बारे में अगर मैं बताऊं तो काली मृदा की खास बात ये होती है कि काली मृदा में आपके बहुत सारी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो इसको बाकी दूसरी किसी मिट्टी से विशिष्ट बनाती है। भारत के लगभग 15% क्षेत्रफल पे आपके काली मृदा पाई जाती है। कपास के लिए काफी अच्छी होती है। और दूसरी एक बात यह है कि स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसे कहा जाता है। स्वतः जुताई का मतलब ये होता है कि देखिए किसान खेत की जुताई इसलिए करता है ताकि मिट्टी में दरारें बन सके, उसमें ऑक्सीजन जा सके, कैपिलरीज को तोड़ा जा सके, सतह कमजोर हो सके और नीचे के मिनरल्स ऊपर आ सके। इन सारे कारणों की वजह से किसान खेत की सिंचाई करता है। अब इसमें क्या होता है कि इस मृदा में जो है सिल्ट की मात्रा अधिक होती है, और सिल्ट की मात्रा अधिक होने की वजह से क्या होता है, इस मिट्टी में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जो जल ग्रहण क्षमता है वो काफी अच्छी होती है। और मिट्टी में जब जल ग्रहण क्षमता अच्छी अधिक आप देखेंगे तो इससे क्या होगा कि मिट्टी में जो नमी है वो लंबे समय तक के लिए बनी रहेगी। अब जब मिट्टी में नमी अगर है भी तो आप क्या देखेंगे कि ऊपर की सतह तो सूख जाएगी, तो उसमें दरारें पड़ जाएंगी। और दरारें कोई थोड़ी बहुत गहरी नहीं, 8 से 10-10 इंच तक की गहरी दरारें पड़ जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, पानी भी अंदर चला जाएगा, नमी भी अंदर चली जाएगी, ऑक्सीजन भी अंदर चला जाएगा, और क्या होगा कि किसान को खेत को जोतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज वाई आपके ब्लैक या रेगुर सॉइल को क्या बोला जाता है कि भाई साहब ये आपके स्वतः जुताई वाली मृदा होती है। इस मृदा में सर्वाधिक बेहतरीन फसल अगर आप कोई देखेंगे तो काली मृदा में जो सर्वाधिक बेहतरीन फसल है वो ये है कि कपास इसमें काफी अच्छा अधिक उत्पादन होता है। तो चलिए जल्दी से लिखना शुरू कर देते हैं काली मृदा के बारे में। और जब काली मृदा के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहली बात तो क्या है कि भैया काली मृदा का जो है आप क्या देखेंगे, काली मृदा की रासायनिक संरचना देख लेंगे। ठीक है, तो काली मृदा में आप क्या देखते हैं कि फास्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस तीनों ही कम देखा जाता है। नाइट्रोजन
और ह्यूमस कम मात्रा में होता है। ठीक है, बट अगर हम आधिक्य देखें तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एल्यूमिना और आयरन ये ठीक ठाक मात्रा में होता है। ये ठीक ठाक मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन एंड एल्यूमिना, आयरन एंड एल्यूमिना जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। आयरन एवं एल्यूमिना पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें ह्यूमस की कमी भी ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलता है कि नहीं? इसमें ह्यूमस की मात्रा भी ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलती है। बट अगर कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल आ जाते हैं, जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि मिट्टी का जो काला रंग है वो क्यों होता है, ठीक है कि नहीं? बात समझ में आ रही? हाँ, मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इस मिट्टी में आपके पाया जाता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। क्या पाया जाता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। क्लियर? मिट्टी का रंग काला क्यों है? क्योंकि इसमें पाया जाता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ठीक है, की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला दिखाई पड़ता है। ठीक, और मैंने इस मिट्टी के बारे में क्या खास बात बताई थी? और मैंने इस मिट्टी के बारे में जो खास बात बताई थी वो ये बताई थी कि इस मिट्टी में करने की क्षमता अधिक होती है, और इसी कारण से क्या होता है, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा बोला जाता है। क्या? स्वतः जुताई वाली मृदा बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं? और खास बात क्या है, सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसके लिए हो जाती है, किस फसल के लिए हो जाती है? ये कपास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा हो जाती है। कपास के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त मृदा हो जाती है। कपास के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त मृदा हो जाती है। ठीक है, कभी आप सोचते हैं कि मैं सारी की सारी चीजें लिख के क्यों पढ़ाता हूं? ये सारी चीजें मैं पहले से भी तो तैयार कर सकता हूं और कम समय में आपको ज्यादा मिल जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, बेसिक चीजों का कोई विकल्प नहीं होता। अगर ये सारी चीजें मैं आपको पहले से ही लिख कर ले आऊंगा तो पहली बात तो ये है कि मैं पढ़ाने में काम चोरी करूंगा, है कि नहीं? 1 घंटे में जरूर आपको चीजें ज्यादा मिल जाएंगी, बट होगा क्या उससे कि आपको जब चीजें लिखी लिखाई मिलती हैं तो आप में उतना वीडियो में बने रहने की रुचि नहीं होती। हो सकता है आप मुझे सुना ना, पीछे की चीजें पर ध्यान दे दें। और अभी जब मैं आपको लिखा लिखा के पढ़ा रहा हूं, अगर आपके भीतर पढ़ने की शिद्दत है, अगर आपको पढ़ने की ईमानदारी है, और अगर आपको दुनिया भर की मठाधीशी की ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा होता, वैसा होता, इन चीजों से परे अगर आपको बेसिक चीजों के बारे में या बेसिक चीजों की इंपॉर्टेंस मालूम हो, तो मैं आपको बता दूं कि जीवन में अगर पहली बार जीएस पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आधारभूत तरीके से पढ़नी चाहिए, और वो यही तरीका है। एक एक चीज लिख के पढ़ो, एक एक चीज आराम से पढ़ो। मैं सिर्फ लेक्चर कर दूंगा, तुम्हें अगर लिखाऊंगा नहीं उसका कोई फायदा नहीं। सिर्फ लिखा दो और चीजें समझाओ नहीं, उसका भी कोई फायदा नहीं। तो अगर मैं इतना बोरिंग तरीके से अगर आपको एक एक चीज लिख कर पढ़ा रहा हूं तो उसका कोई अर्थ है, उसको महत्व दीजिएगा। और आपको ये जितनी भी पीपीटी के तौर पे स्लाइड्स मिलती चली जा रही हैं, ये क्या होंगी कि भाई साहब ये आपको हमेशा काम आएंगी। ये क्या होगा? ये आपको हमेशा काम आने वाली है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है कि नहीं? अब अगर ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें कि ब्लैक सॉइल में आप क्या देखेंगे कि ब्लैक सॉइल में सबसे, मैंने बताया आपको कि ब्लैक सॉइल में सर्वाधिक अच्छी मात्रा में क्या पैदा हो जाता है? कपास अच्छा पैदा हो जाता है कि नहीं? और कपास अच्छा पैदा होने के कारण क्या होता है, इसको हम रेगुर मृदा या कपासी मृदा भी कह देते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? कपास अच्छा उत्पादन होने के कारण हम इसको क्या कह देते हैं? रेगुर मृदा या कपासी मृदा। बात समझ में आ रही? तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने क्या देखा
आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार हमने मृदा का पूरा जो है एक चैप्टर आपको समझाने का प्रयास किया। ध्यान से देखिए, ठीक है। इस क्लास में मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड में यह बताया कि मृदा क्या होती है और मृदा किन किन चीजों से मिलकर बनती है, और मृदा की उर्वरता में कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से जो है आपके गुण उसको फर्टाइल यानी उर्वरक या कम उर्वरक बनाते हैं। ठीक, अगली स्लाइड में हमने क्या देखा कि भारत में कितनी प्रकार की मृदाएं हैं और भारत में मृदाओं को कहां कहां पर किस किस प्रकार से उनकी क्लस्टरिंग की गई है, हमने उसकी चर्चा की। तो भारत में मृदा का जब हमने एक पूरा मैप बनाया आपको, तो वहां पर आपको भारत में कौन सी मृदा का विस्तार कहां कहां तक है ये आपको देखकर समझ में आएगा। ठीक है, अपनी तीसरी स्लाइड में हमने क्या किया, सबसे पहले उठाया जलोढ़ मृदा को, और जलोढ़ मृदा की जितने भी क्षेत्र हैं वो तो आपको स्पष्ट हैं। जलोढ़ मृदा की जो आपको एनपीके की जो प्रोफाइल्स हैं उसके बारे में, और जलोढ़ मृदा में हमने क्या देखा कि लगभग समस्त खाद्यान्न फसलें इस मिट्टी में बेहतर उग जाती हैं। तो कोई स्पेसिफिक फसल बताने का कोई अर्थ नहीं है कि इसमें कपास अच्छा उग जाएगा, गन्ना अच्छा उग जाएगा, गेहूं अच्छा उग जाएगा, चावल अच्छा उग जाएगा। ये भारत की इतनी सबसे फर्टाइल मृदा है कि भारत में आप ये समझ लीजिए कि भारत की जो खाद्यान्न आवश्यकता है, भारत की जो फूड बेल्ट है उसको मेंटेन करने के लिए, और भारत की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल ये कौन सी मृदा प्ले कर रही है, यही। ठीक है, ये कह सकता हूं कि भारत की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाली मृदा है। क्योंकि यदि हमने अगर कल्पना कर ली कि भारत में उत्तर का मैदान ना होता, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत जैसा 150 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश खाद्यान्न संकट से गुजर रहा होता। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव में आप क्या देख रहे हैं कि जलोढ़ मृदा भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदाओं में से एक आ जाती है। दूसरी मृदा जिसकी हमने शुरुआत की वो ये है कि भाई भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मृदा आ जाती है, वो कौन सी मृदा आ जाती है, काली मृदा आ जाती है। कौन सी, काली मृदा। और काली मृदा में कौन कौन से आयरन की मतलब कौन कौन से तत्वों की कमी होती है, कौन कौन से तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है। अब जैसे इसमें एक चीज तो है कि नाइट्रोजन की, हाँ, ह्यूमस कम मात्रा में, ये बात मेंशन है। ठीक है, अब कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है और इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है। इस मृदा का अगर आप सर्वाधिक विस्तार देखेंगे, मैप पर क्लियर है, फिर भी अगर कोई बात बतानी पड़े तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका सर्वाधिक विस्तार आपको कहां दिखाई पड़ेगा, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कहां, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ठीक है, काली मृदा और लाल मृदा में कुछ समानताएं हैं। जैसे काली मृदा और लाल मृदा दोनों ही लावा निक्षेपों से बनी, लावा डिपोजिशन से बनी है। बट आप भारत के पूर्वी क्षेत्र में, अगर मैं आपको मैप बनाकर दिखाऊं तो आपको क्या दिख रहा है कि भारत के देखिए पूर्वी क्षेत्र में आपको जो मृदा दिखाई पड़ रही है वो है लाल मृदा, ये देखिए। जबकि भारत के पश्चिम में आपको कैसे दिखाई पड़ रही है, काली मृदा। ठीक है, तो काली मृदा का चर्चा हुआ। अपनी अगली क्लास में हम बाकी बची मृदाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें आप क्या देखेंगे कि उसमें शामिल है आपके लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, अम्लीय मृदा और पीट मृदा। इसके अतिरिक्त हम भारत में मृदा की समस्याएं यानी मिट्टियों की समस्याएं और मृदा के उपचार, उनका भी एक डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उनसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि भारत में सॉइल जो है आपके हेल्थ के लिए कहां कहां पर कौन कौन से सेंटर्स बनाए गए हैं, है ना, कि कजरी कहां पर बनाया गया है, या भारत में लाल मृदा के उपचार के लिए कहां पे कौन सेंटर बनाया गया है। सवाल महत्वपूर्ण है और पूछ लिए जाते हैं, तो हम उन पर भी सवाल का जो है चर्चा आपसे करेंगे। चलिए, मृदाओं से संबंधित इस पहले वीडियो में आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अपने अगली वीडियो में भारत की अन्य मृदाएं और सॉइल उपचार यानी सॉइल ट्रीटमेंट से जुड़ी सारी बातें चर्चा करेंगे। ठीक है, जय हिंद क्लास।